यमन ने एक बड़ी मिसाइल स्ट्राइक इजराइल के अंदर कर दी है। जेरूसलम से लेके फहम, इबिलीन और यहां तक कि एक इलाका जो कि तारम नाम से जाना जाता है, वहां पर इंटरसेप्ट करने की कोशिश हुई इजराइल द्वारा, जो अमेरिका के थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनके थ्रू। तो वो पूरा वहां एक्सप्लोजन हो गया और तामरा नाम की, सॉरी तमर में बोला था, तामरा नाम की इजराइल की जगह यहां पर एक्सप्लोजन हुआ है जब इंटरसेप्शन करने की कोशिश की गई और उस इलाके में तबाही हुई है। उसके साथ साथ राफा के तेल सुल्तान इलाके में हमास ने एक बड़ा हमला किया, जिसमें फिर से वही बात आ रही है, फिर वही पैटर्न 17 अप्रैल से जो शुरू हुआ। हमास के जो जाबाज हैं वो अलग अलग हथियारों से अलग अलग समय पे अलग अलग यूनिट्स को टारगेट करके मार रहे हैं। अभी तक जो पूरी 17 अप्रैल से लेकर अभी तक, यानी आज 2 मई है, ये हमला राफा का 1 मई को हुआ था रात को, और तब से लेके आप सोचिए अब हो गए कितने, 15 दिन हो गए। 15 दिन में 14 हमले, 15 दिन में 14 हमले। ये लगातार मैं इसकी गिनती कर रहा हूं आपके सामने, रोज इसकी गिनती कर रहा हूं ताकि आपको भी सनद रहे, आप भी इस चीज को पहचाने और हम भी इसको पहचाने। और इसमें हम जो हमास ने जो नया ऑफेंसिव लिया है उसको एक जो जिस आयाम में वो हो रहा है, जिस वजह से वो हो रहा है और जो इंपैक्ट वो डाल रहा है उसको हम समझ सके। तीसरी बड़ी खबर, तालिबान की हमास से फाइनली कतार में एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसकी जो अभी तक खबर गुप्त थी। इस मीटिंग का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उसके बाद अमेरिका में की एक बड़ी मिसाइल जो कि रडार्स को पहले से इंटरसेप्ट करके रडार्स को खत्म कर देती है, और यमन की तरफ वो मिसाइल छोड़ी गई थी। वो मिसाइल बिना एक्सप्लोड किए यमन में गिर गई और अब यमनीज के हाथ में है। ये कितनी बड़ी, ये वो मिसाइल कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसके बारे में डिटेल हम आपको बताएंगे। उसके बाद इजराइल के इस तरह के ड्रोन्स जो कि हमास ने अपने कब्जे में कर लिए हैं, उनके बारे में बताएंगे। चाइना में स्टेनलेस स्टील रॉकेट्स जो इजाद हुए हैं, उन्होंने पूरी एक युद्ध की तस्वीर किस तरह से बदली है। ईरान के पास भी वो स्टेनलेस स्टील रॉकेट्स पहुंचे हैं। ईरान की भूमिका, जो फायर्स लगे थे जेरूसलम में कल और आज, उनको लेके बहुत जद्दोजहद हो रही है इजराइल में कि अंदर से हुए या बाहर से हुए, जबकि हम लोग को ये साफ पता है कि जो नॉन नेटिव ट्रीज थे उनमें आग लगा के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उस घटना को अंजाम दिया। और उसमें कुछ हमारे कुछ आबिद साहब हैं, कुछ जो लोग हमारे रेगुलर दर्शक हैं, उन्होंने इस चीज को पहचाना भी कि ये देखिए एक बड़ा पुराना इसकी हिस्ट्री है, इस तरह के जो सबोटाज के अटैक्स होते हैं। अब हम देखिए यहां पर जो आपके बीच जो भारत और पाकिस्तान की भी जो स्थिति है वो भी हम इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि अलग से हम वीडियो नहीं बना पाए। उसके लिए उस तरह की इंफॉर्मेशन जो आनी थी वो देर से है, और उसको लेके जो कंपैरेटिव भारत और पाकिस्तान में जो असेसमेंट है वो चेंज हुआ है कि दोनों की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो कितनी है, और खासतौर पे एयरफोर्स और नेवी के स्तर पे भारतीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फौज को ये छूट दी कि अपनी तरह से एक्शन लीजिए, तो उसमें फौज का भी अपना एक असेसमेंट है जो कि आड़े आ रहा है। एक कोई भारत रिस्पॉन्ड करे उसके आड़े आ रहा है। उसके साथ जो इस सरकार की जो विल है, पॉलिटिकल विल, वो उसमें भी सवाल है, क्योंकि अभी जाति जनगणना इसी समय अनाउंस करने की क्या जरूरत थी, सारी बहस उधर शिफ्ट हो गई और उसको लेके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले भी। तो खैर वो हमारा मेन हमारा विषय नहीं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आज रात को, और कल हम आपके सामने जल्दी रिलीज करेंगे, करीब 1 PM तक उसको रिलीज कर देंगे। फिलिस्तीन की देखिए घटनाओं पे वेस्ट एशिया के और जगह भी क्या हुआ, सीरिया में आज प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास इजराइल ने बमबारी की, लेबनान में भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, वो सारी हम आपके बीच खबरें एक एक करके ला रहे हैं। हम शुरू करते हैं वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक में फिर से जो बेता नाब्लुस में जगह थी, जहां पर करीब 100 लड़कों ने एक साथ 100 बम फेंके, मतलब 200 से 300 लड़कों की भीड़ थी, उसमें से 100 लड़कों के पास अपने घरेलू बम थे, वो उन्होंने फेंके। इजराइल अभी तक शॉक में है। यही एन रोजान रोड जो कि बेता में ही एक दूसरा हिस्सा है, वहां पर भी लगभग सिमिलर घटना हुई। जो बेता में कल घटना हुई थी उसी तरह की सिमिलर घटना हुई। उसके बाद जो इजरायली जेलों में जो स्लो असैसिनेशन हमास के प्रिजनर्स का, पहले फिलिस्तीनी प्रिजनर्स का हो रहा है, उसके बारे में आई कि वही बात कि इजराइल कैसे बीमारियां वहां फैला रहा है ताकि अपने आप
वहां लोग मरने लगे, इस तरह की पूरी स्थिति। लेकिन इंटरनेशनल अटेंशन भी इस पे हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इस पे बोला है, इसलिए ये इसके बारे में क्योंकि संज्ञान ले लिया है बहुत सारे इंटरनेशनल संस्थाओं ने, इसलिए इस पे काम चल रहा है। फिर देखिए एक बड़ी खबर यह आई, आईडीएफ के अंदर जो कंफ्यूजन है उसका ये एक द्योतक है कि आईडीएफ का एक सोल्जर गाजा में कल 40 मिनट तक खो गया, अपनी यूनिट से अलग हो गया और वो यूनिट पूरी चली गई। वो चिल्लाने लगा आईडीएफ, मैं आईडीएफ, बिकॉज उसको ये डर था कि उसी के लोग उसको ना मार दें। सबसे बड़ा डर उसका ये था कि उसी के लोग उसको ना मार दे फ्रेंडली फायर में, और वो चिल्लाता रहा मैं आईडीएफ हूं, उधर से हमास के लोग ना मार दें, आईडीएफ वो चिल्ला रहा था। इसी बीच में वो फंसा हुआ था और हमास की फोर्सेज ने उस पर फायर नहीं किया, उसको जाने दिया। मतलब इन द सेंस कि भाई ऑब्वियसली एक सोल्जर फंस गया है, चिल्ला रहा है। हमास के जो फोर्सेज हैं उनका यह कहना था कि हमने उस पे हम एक पे फायर कर भी देते, उसको बचाने कोई नहीं आता, एक बड़ी घटना को हम अंजाम नहीं दे सकते थे। वो एक दूसरी तरह का कंसिडरेशन था। लेकिन उसको छोड़ने से अब क्या हुआ है कि एक जो आईडीएफ की यूनिट वहां पर जो गाजा में जिस यूनिट का ये सोल्जर था वो हमास के प्रति सिंपैथेटिक हो गई है। उसके बाद देखिए जो फिलिस्तीनी युवा हैं उन्होंने जो बेता में तीसरी जगह सैयद, ये बेता जो है देखिए एक बड़ा एक सेंटर के रूप में उभर रहा है जब से बमबारी की घटनाएं हुई हैं। एक सैयद इलाका है, वहां भी आज बमबारी की घटना हुई। उसके बाद जो तेल अल सुल्तान में जो घटना हुई, और ये 25 अप्रैल को भी तेल अल सुल्तान में हुई और कल भी हुई, ये 2 दिन लगातार हुई है। इसमें जो शावाज और फिदाइन एक्सप्लोजिव्स, 4 आईडीएफ की जो हमर मिलिट्री जीप्स हैं और एक एबुलिजिया मिलिट्री ट्रक है, 4 हमर मिलिट्री जीप्स और एक एमुलूसिया मिलिट्री ट्रक, और ये अल तहरान स्ट्रीट तेल अल सुल्तान जो कि राफा का एक नेबरहुड है। 25 अप्रैल को भी जो कि बड़ी घटना, 25 अप्रैल को आप जानते हैं वो शजेया वाली हुई थी, तो उसी समय एक छोटी घटना यहां भी हुई थी। लेकिन कल एक बड़ी घटना हो गई और उसमें कम से कम 11 इजरायली जो सैनिक हैं या तो मारे गए हैं या वो घायल हैं। ये पूरी सिचुएशन है और इसको लेके इजराइल में बहुत ज्यादा एक रस्साकशी चल रही है, ब्लेम गेम चल रहा है कि किसको हम ब्लेम करें। उसके बाद जो इजराइल में वही जो हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो आज चलता रहा। आज एक इजराइल के मिनिस्टर जो इजरायली सैनिक मारे गए हैं उनके मेमोरियल सर्विस में गए। यहां पर एक सोल्जर का जो ग्रैंडफादर है वो चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारा है और तुमने उसको मरने के लिए भेजा गाजा के अंदर, और 59 इजरायली प्रिजनर्स जो अभी अंदर है उसमें 24 जिंदा हैं, बाकी जो मृत हैं उनको तुम वापस लाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, उनको भी तुम मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। फिर बेता में फिर एक घटना, देखिए चौथी घटना, जो युवाओं ने इस बार मोलोटोव जो कॉकटेल्स हैं वो बना के मारी, और उसमें सोल्जर्स, आईडीएफ के सोल्जर्स खड़े नहीं रह पा रहे हैं वेस्ट बैंक में, ये सच्चाई है, वो खड़े नहीं रह पा रहे हैं। उनको लगातार जो एक हमले हो रहे हैं, जो एग्रेशन फिलिस्तीनी यूथ का है, वो खासतौर पे जब मैंने कल भी कहा था जनता आगे आ जा रही है तो वो घबरा जा रहे हैं। और मैं आपको फिर से ये कह दूं, कल आपने इसमें कमेंट्स दिए, देर तक देखा उसके लिए धन्यवाद। आज भी इसको पूरा देखिए वीडियो, और उसके साथ साथ कमेंट्स भी देखिए, 1000 होने चाहिए आज भी। फिर कफ्र मलिक जो कि नॉर्थ ईस्ट, रमल्ला के नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर टीयर गैस इजरायली फोर्सेज ने छोड़ी तो वापस उसी टीयर गैस को तौलिया में बांध के अपने किफाये में बांध के वापस फेंका फिलिस्तीनियों ने। ये भी लड़के सीख गए। ये आप सोचिए 15-16 साल के लड़के हैं तो ये सब कर रहे हैं। ये हम लोग भी उत्तर प्रदेश के छात्र आंदोलन के समय इस तरह से टीयर गैस वापस फेंकते थे। खैर, उसके बाद देखिए जो इजरायली सेटलर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हिब्रू वेबसाइट्स हैं, उनके यहां से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अलग अलग इजरायली सोल्जर जो तेल अल सुल्तान में मारे गए, जो शुजैया में मारे गए, वो किस ब्रिगेड के थे, कितने महत्वपूर्ण थे। ऐसा लग रहा है कि हमास ने जो पिछले दिनों में, यानी जो पिछले करीब 15 दिनों में जो 14 हमले किए हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा इजरायली ऑफिसर कोर का मार गिराया। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। 4 मौतें तो इजराइल ने एक्सेप्ट की हैं, उससे ज्यादा लोग मरे हैं, और उसके साथ साथ जो लोग घायल हुए हैं, एक बड़ा हिस्सा हमास ने इजरायली ऑफिसर्स का यहां पर निपटाया है। उसके बाद जेरिको में जो वेस्ट बैंक में हुआ, वहां पर भी एक
बड़ा संघर्ष हुआ, जेरूसलम में भी बड़ा संघर्ष हुआ। एक जगह जहां आग लगी थी वहां पर जो सेटलर्स हटाए गए, उन सेटलर्स के ऊपर फिलिस्तीनी जो युवा हैं उन्होंने हमला कर दिया। देखिए हर जगह फिलिस्तीनी युवा इस समय अपना अपर हैंड लिए हुए। हालांकि गाजा में स्थिति अभी भी यही है कि फिलिस्तीनी इजराइल सिविलियंस को मारने पे तुला हुआ है और उसको कोई रोक नहीं रहा, दुनिया रोक नहीं रही है। लेकिन जो वहां स्टारवेशन की सिचुएशन है, सारी बातें हैं, उसमें बार बार आपको बताता हूं कि हमास कैसे उसको कम्बैट कर रहा है। हमास लड़ाई भी लड़ रहा है और ये भी अपने यहां भुखमरी से भी लड़ रहा है और वो भी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जो इस तरह से जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं, उनको सजा भी दे रहा है। हर स्तर पे 3 या 4 स्तर पे युद्ध चल रहा है। कभी मत भूलिएगा, गाजा में जो रेजिस्टेंस है 3 या 4 स्तर पे वो युद्ध लड़ रहा है। फिर जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में बड़ा प्रदर्शन हुआ। और जो देखिए सीरिया में हुआ, सीरिया में अब क्या बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो हो गया है, थोड़ा समझाना पड़ेगा इसको। सीरिया में क्या हुआ है कि जो ड्रूज पॉपुलेशन है सीरिया की, वो ड्रूज पॉपुलेशन सीरियन रेजिस्टेंस के साथ मिलकर एचटीएस के खिलाफ हथियार लेके उतर गई। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है। मामला ये भी है कि ड्रूज का एक बड़ा हिस्सा जो कि ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स में रहता है, जो 1967 में इजराइल ने सीरिया से छीन लिए थे, तो वो जो ड्रूज है वो प्रो इजरायली है। तो एक तरफ कुछ ड्रूज हैं जो प्रो इजरायली है, मतलब उनका एक हिस्सा, कुछ ड्रूज जो है प्रो इजरायली है, और जो सीरिया के ड्रूज है वो एंटी इजरायली है। और सीरिया के ड्रूज वहां हथियार उठाए हुए हैं। कल मैंने बताया भी था कि जो जगह इजराइल दारा नवा जो इलाका इजराइल कब्जा करना चाहता है, वो कैसे इस्लाम के बड़े बड़े फिगर्स से जुड़ा है, वहां बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, वहां पर प्रॉफिट्स हुए हैं वहां पर। ये जो सारी चीजें हैं ये मैंने आपको कल बताई थी डिटेल में। तो वो देखिए, तो आज क्या हुआ कि जो गोलन हाइट्स में प्रो इजरायली ड्रूज थे, उन्होंने एक फिलिस्तीनी एक अरब, उसको कफ्र शुदा जो एक विलेज है जहां पर मेजॉरिटी फिलिस्तीनियों की है, उसके बाद वहां पर कुछ जूस भी हैं और वो भी हैं ड्रूज, फिर मतलब ड्रूज भी हैं, ड्रूज और मुस्लिम्स, अरब मुस्लिम्स तीनों हैं। वहां पर एक अरब मुस्लिम फैमिली पर उन्होंने हमला किया ड्रूज ने, और उन्होंने उसको जान से मारने की कोशिश की, हालांकि वो बच गया। तो ये देखिए ड्रूज का जो एक अजीब सा, क्योंकि कफ्र शुदा एक ऐसी जगह है जहां एक बार ड्रूज ने जब लेबनीज सिविल वॉर चल रही थी, तब उस समय मेरे ख्याल से लेट 60s में या उसके बाद यहां पर उन्होंने क्रिश्चियंस का एक मैसाकर किया था ड्रूज ने। तो ड्रूज का देखिए, अच्छा ड्रूज के बहुत सारे लीडर ऐसे भी हैं जो सोशलिस्ट हैं, जो रेजिस्टेंस के साथ रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर लेबनान और सीरिया में हैं। जो गोलन हाइट्स वाले ड्रूज हैं, इनका एक अलग मामला है और इसको लेके भी रेजिस्टेंस एक नई पॉलिसी अपना रहा है कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए। फिर देखिए वही एक खबर आई कि जो इजराइल की बड़ी इलीट यूनिट 8208 थी, उसके कितने लोगों को मार दिया है हमास ने, इसका अभी तक इजरायली फोर्स भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाई है। कुछ दिन पहले इसी जो यूनिट 8208 है, इसी के सोल्जर्स के कुछ पेरेंट्स ने रिट की इजरायली कोर्ट में कि हमारे बच्चों के बारे में हमको बताया जाएगा उनका क्या हुआ। तब से लेके इजरायली सेना बताने की कोशिश कर रही है, अभी तक बता नहीं पाई है। यही हाल जो यमास यूनिट, अंडरकवर यूनिट, जिसको शुजैया में मार दिया, जिसके बड़े बड़े अफसरों को हमास ने अभी 25 अप्रैल की घटना में, ये सारी देखिए चीजें, ये सारी चीजें क्या बता रही हैं। अब आप देखते जाइए कैसे ये जो चुन चुन के मारने वाली लड़ाई है, इसमें इजराइल ट्रेंड ही नहीं, इसको उस तरह की वो उसकी फौज, एक फौज है, तो फौज में तो फौज की तरह लड़ती है। यहां गुरिल्ला वॉर चुन चुन के आप मार रहे हैं और धीरे धीरे आप कम कर रहे हैं। तो जब धीरे धीरे आप कम कर रहे हैं, एकदम से पता लगता है किसी यूनिट को कि अरे हम तो 200-300 की इलीट यूनिट थे, 50 लोग हमारे मार दिए गए, पता ही नहीं चला हमें कब। ये होती है वॉर। इसी में गुरिल्ला वॉरफेयर में आपको समझना जरूरी है, गुरिल्ला वॉरफेयर में इसी तरीके से जो एक छोटी फोर्स है बड़ी फोर्स पे काबिज हो जाती है। क्योंकि बड़ी फोर्स 300 की है, उसमें से अगर 50 लोग मार दिए जाते हैं तो 250 भी लड़ सकते हैं, वो ज्यादा है गुरिल्ला फोर्स से, लेकिन उनका मोरल डाउन हो जाता है क्योंकि वो लोग एक झुंड में लड़ने के लिए ट्रेंड हुए हैं। और उसमें आपने यूनिट 8208, अब उसमें और सैकड़ों हैं, लेकिन उसके 50 लोग मार दिए गए, तो उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि पहले इसका जवाब दो, 50 लोग कैसे मारे गए, क्योंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर से मारे गए। ना इजराइल की सेना बता सकती है, हमास ही बता सकता है। ये देखिए यहीं पर जो गुरिल्ला वॉरियर्स हैं वो ऐसे ही फंसाते हैं
और यही ईरान ने इस तरीके से पूरी जो ट्रेनिंग हुई थी और जो लेबनीज जो अरब इमाद मुगनिया और कासिम सुलेमानी इन लोगों ने जो ट्रेनिंग ईरान के कैंप्स में खासतौर पे दी हमास के फाइटर्स को, वो इसी तरह की ट्रेनिंग थी। कासिम सुलेमानी खास तौर पे इस चीज के लिए जाना जाता है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये सब डेवलपमेंट्स हैं जो आपको धीरे धीरे पता लग रहे हैं। उसके बाद जो यमन ने जो मिसाइल छोड़ी, उसमें जो इजराइल का जो तामरा एरिया है जहां पर कुछ स्ट्रेटेजिक उनके इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर ऐसी जगह जाके वो इंटरसेप्शन करते करते वो पूरा ब्लास्ट कर गया। वो होता है इंटरसेप्शन में, लेकिन वो ऐसे पॉइंट पे ब्लास्ट किया क्योंकि इंटरसेप्शन खाली जगह होता है, लेकिन इन्होंने इंटरसेप्शन किया या इनसे नहीं हो पाया तो तभी वो मिसाइल इतने आगे पहुंच गई। टामरा के इंडस्ट्रियल एरिया में उसके ऊपर ये ब्लास्ट हुआ है और वहां पर ये इनका इजराइल का कुछ बड़ा नुकसान हुआ है। वहां पर कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको सीधे सीधे चोट पहुंची है और इसको लेकर अभी वो अमेरिका वाली बात अभी बाकी है कि अमेरिका का वो कौन सा इतना बड़ा जो एक उनका रडार को डिटेक्ट कर देने वाली मिसाइल, मतलब ये रडार को डिटेक्ट कर देने वाली मिसाइल जो अपने आप, जो कि यमन ने, या तो भाई यमन भी ड्रोन लगातार मार रहा है, लेकिन वो बिना ब्लास्ट किए वो यमन में गिर गई। वो भी आपको देखिए बताएंगे। अभी चाइना के जो स्टेनलेस स्टील रॉकेट्स हैं और जो ईरान से उनका कनेक्शन है, चाइना ने जो स्टेनलेस स्टील रॉकेट्स अपने जो बनाए हैं उनको बहुत ही हल्के हैं। वो उनकी खासियत है, ये उनका डायमीटर भी 10.6 मीटर डायमीटर है, रीयूजेबल डिजाइन है, उसके पेलोड कैपेसिटी उसकी ज्यादा है क्योंकि वो खुद हल्के हैं और वो 50 मतलब मून के मिशन में भी वो 54 टन इस तरह से कैरी कर सकते हैं वेट, और ट्रांस मार्शियन जो मतलब दूसरे प्लैनेट्स में भी 44 टन तक वो जा सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये चाइना ने ईरान के साथ शेयर की। मतलब ईरान के पास स्पेस टेक्नोलॉजी चाइना ने शेयर की है और ईरान ने भी अपने कुछ इनपुट्स दिए हैं। और ईरान का, जैसे आपको पहले बता दें, रशियन सैटेलाइट्स ईरान फ्रीली यूज कर सकता है जो स्पेस में। तो ईरान को देखिए वहां से कोई समस्या नहीं है कि अगर इजराइल मारेगा या अमेरिका मारेगा तो ईरान के पास रशियन सैटेलाइट्स हैं जिनसे वो उनको अगर सैटेलाइट के थ्रू मारने की कोशिश हुई तो वो उनको वहां पर इंटरसेप्ट कर सकता है। इधर चाइना ने जो स्पेस टेक्नोलॉजी में ईरान को भागीदार बनाया है, और ईरान ने भी जो स्टेनलेस स्टील जो एक टेक्नोलॉजी रॉकेट की जो स्टेनलेस स्टील रॉकेट की डेवलप हुई उसमें चाइना की मदद की है। इससे भी परिस्थितियां बहुत हद तक बदली हैं। फिर आप देखिए जो एक गाजा में जो फ्लोटिला, एक आपको पिछले साल मैंने बताया होगा कि जो गाजा में फ्लोटिला आ रही थी, यानी जो गाजा की मदद के लिए जो खाना वो लेके जो वर्ल्ड के सिटीजन्स ने एक फ्लोटिला का एक बार पहले भी हुआ था जिस पे अटैक हुआ था, उसमें कई दुनिया के नागरिक मारे गए थे। लेकिन अभी जो 2007 के बाद ये 23 अक्टूबर 2023 के बाद कोशिश हुई थी जो सफल नहीं हो पाई क्योंकि टर्की में ही वो फ्लोटिला रोक दिया गया। फिर एक फ्लोटिला अभी चला तो माल्टा में उस पर इजराइल ने ड्रोन से हमला कर दिया। माल्टा से वो आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाया। अब ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। वहां पर अभी कोई लोग कुछ अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के एक्टिविस्ट जो उस पर थे उनकी क्या मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं, वो क्या हुआ है, अभी उसके बारे में खबर नहीं है। लेकिन ये देखिए एक और ये कोशिश है कि कोई भी चीज गाजा नहीं पहुंचने पाए। जो पूरा इजराइल ने ब्लॉकेड ये लगा रखा है। 3000 ट्रकें खड़ी हैं गाजा के बाहर ह्यूमैनिटेरियन एड लेके, लेकिन ये घुसने नहीं दे रहे। फिर देखिए जो तालिबान और हमास की जो मीटिंग हुई है दोहा में, ये इस्माइल दरवेश जो हमास की लीडरशिप काउंसिल के चेयरमैन हैं उनमें, और तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुतक्की और इस्माइल दरवेश में मीटिंग हुई है और उसमें आदान प्रदान हुआ। और मुतक्की जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमास ने जिस तरीके से स्टेडफास्ट होकर दृढ़ता के साथ इजराइल के खिलाफ लड़ाई की है, पूरी दुनिया के लिए यह मिसाल है। और उसके बाद देखिए जो बड़ी खबर जो अमेरिका वाली है कि अमेरिका में जो मिसाइल वो है AGM-88B मिसाइल। AGM-88B मिसाइल, इसका अब फिर से सुन लीजिए इसको, AGM-88B मिसाइल बहुत रेयर है। ये अमेरिका ने इसको क्यों इस तरह से छोड़ा
ये भी बड़ा बड़ा रहस्य है, क्योंकि अमेरिका का काल, क्योंकि अमेरिका में क्या है कि वो आइजनहावर जहाज तो पीछे चला ही गया, उसके बाद जो हैरी ट्रूमैन जहाज है वो तो यमन ने पीछे कर दिया। फिर कार्ल विन्सन जो एक और एयरक्राफ्ट जो कैरियर है उस पर हमले किए। अब अमेरिका ने ये अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र तो बिना फटे ध्वस्त हो गया, गिर गया, ये क्रैश कर गया। और इसके क्रैश करने से लोगों का ये कहना है कि अब तो यमन और ईरान को नया खिलौना मिल गया है। तो ये देखिए आज का प्रसारण, कल आपसे